Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश से बना हुआ कक्षा 8 का एनसीईआरटी का अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का लेकर आया हूँ। ये पेपर में ही जगह मतलब दी गई थी बच्चों को सॉल्व करने के लिए, उसका जो आंसर लिखने के लिए हल करने की जगह दी गई थी। तो बच्चे इस पेपर को घर पे ले ना सके क्योंकि ये स्कूल में ही जमा हो गया, क्योंकि कॉपी चेक भी करना होता है ऐसे में। तो ऐसी कंडीशन में ये पेपर मैंने सॉल्व किया है और इस पेपर में पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको और इस पेपर से आपको क्या फ़ायदे होने हैं भी बताने वाला हूँ, क्योंकि 12 मई का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको इस पेपर से बहुत मदद मिलेगी। तो एक बार आप इसका रिवाइज ज़रूर करें, इसको ज़रूर देखें कि इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इनसे मिलते जुलते प्रश्न ही 12 मई के पेपर में भी आएंगे। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ से पहला जो प्रश्न आया है इस प्रश्न में अपन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर ऋण 3 और 3 का जो मान है वो निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि इनका जो मल्टीपल होगा ऋण 3 का और 3 का, ये होगा 3 त्रिका 9, माइनस के 9 आएगा, ऋण के 9 आएगा। तो संख्या रेखा अपन जब बनाते हैं तो इस तरह से बनती है वो ऋण 8, फिर इस साइड लेफ्ट में ऋण 9 आएगा, फिर ऋण 10 आएगा, फिर ऋण 11 आएगा। तो अपन देख पा रहे हैं किस संख्या के दाहिनी ओर है, मतलब किस संख्या के ये जो बनेगी संख्या इससे वो किस संख्या के राइट तरफ है, सीधे हाथ तरफ है, राइट तरफ, राइट हैंड साइड है। तो अपन देख सकते हैं कि ऋण 10 की राइट साइड है, जो संख्या 9 बनेगी इससे वो ऋण 10 के राइट साइड है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो प्रश्न का उत्तर ए नंबर का ऋण 10 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं और अपन देखते हैं इसका दूसरा वाला सवाल। इसमें लिख रहा है कि परिमेय संख्या ऋण के 12/20 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान क्या होता है जी, संख्याएं किसी पहाड़ी से कट जाती हैं हर और अंश, और कटने के बाद जो बनती है वैल्यू जो फिर बाद में नहीं कटती, आपस में आवाज़ रहती है। तो ऐसी कंडीशन को अपन लोग न्यूनतम रूप वाला परिमेय संख्या यहाँ पे कहते हैं। तो अपन देख सकते हैं किस पहाड़े से ये कट सकती हैं दोनों। तो अपन यहाँ देखते हैं कि ये 4 के पहाड़े से कट जाएगी, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, है ना। तो ऊपर ऋण के 3 आ जाएंगे और नीचे 5 आ जाएंगे। तो 3/5 यहाँ पे माइनस के ये यहाँ पे संख्या छोटी होकर आएगी, न्यूनतम होकर आएगी, क्योंकि अब ये किसी पहाड़े से नहीं कट रही है। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर का सही, ऋण के 3/5। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन लोग। ये तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 3 पे घात 2 लगी हुई है और फिर उस पर भी घात लगी हुई है 4। तो जब घातांक नियम का यहाँ फॉलो होगा, घातांक नियम फॉलो करना होगा यहाँ पर अपन को। तो जब घात पे घात चढ़ी होती है तो जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये 2 और जो 4 है उसका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, तो 3 की घात 8 आ जाएगी। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर जो है ये बी नंबर का सही होगा, 3 पे घात 8। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। तो संख्या मान लो अगर अपन लोग x मान लेते हैं तो x का 1/5 यानी कि x/5 और उसी संख्या से 20 कम यानी x - 20। देखो ये बराबर यहाँ पे x/5 बराबर किसकी होगी, x/20 की। तो इस बात को, इस व्यंजक को जब अपन लोग गणित की भाषा में बदलेंगे तो वो ऐसा बनेगा, x/5 बराबर x ऋण 20। ठीक है बच्चों, तो चौथे का ए नंबर का उत्तर सही होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पर लिखा है 7/20 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7/20 का प्रतिशत रूप हम लोग बनाएंगे तो जब किसी भी संख्या का प्रतिशत रूप बनाते हैं तो उसमें 100 का गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो 7/20 में जब 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ 20 से ये 100 कट जाएगा, 5 बार 20 पंजे 100 और 5 का साथ में गुणा होगा, 7 पंजा 35, तो ये 35% यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे पाँचवें प्रश्न का उत्तर ये आएगा बी नंबर का 35%। अब छठा प्रश्न आता है। इसमें लिखा है 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का मान होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 65% माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो छठवां सवाल है उसमें लिखा हुआ है 65 डिग्री कोण के माप के पूरक कोण। तो पहले ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण, 2 कोण पूरक कोण कहलाते हैं अगर उनका ऐड करने पर, जोड़ने पर वो 90 आए। 2 कोण 90 डिग्री अगर हो जाते हैं जोड़ने पर, वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो अगर एक कोण 65 दिया है तो दूसरा कोण कैसे आएगा, 90 में से घटा दीजिए। तो 90 में से जब 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो छठे प्रश्न का उत्तर इसी नंबर का सही होगा, 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां प्रश्न। तो सातवें प्रश्न में लिखा है किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग 60 डिग्री और 40 डिग्री यहाँ पे है
तो तीसरा वाला कोण अपन को पता करना है। तो अपन जानते हैं त्रिभुज के जब तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो वो 180 डिग्री आता है। अब दो कोण यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये दोनों कोण कितने हो गए, 60 और 40 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 80 और 20 90, यानी कि 60 और 40 हो जाएंगे 100। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। एक कोण का मान 60 हो गया, दूसरे का 40 हो गया, तो तीसरा अपन को निकालना है। तो 60 और 40 कितने हो जाएंगे, 100, और 100 उस तरफ जाएंगे तो वो घट जाएंगे 180 में से, तो बचेगा ये 80, यानी कोण सी का मान, यानी जो तीसरा कोण है उसका मान 80 डिग्री आना चाहिए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर ये सही है, 80 डिग्री। फिर 8वां प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र अपन लोग जानते हैं कि वो भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का अपन जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 8वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 16 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। 9वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है निम्न संख्याओं का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का अपने पता होना चाहिए। बहुलक वह संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आती है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 4 सबसे ज़्यादा बार आया। देखो 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है। इसका मतलब इसका बहुलक जो है आंकड़ों में वो कितना है, 4 है। 9वें प्रश्न का उत्तर 4 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होगी। तो अपन जानते हैं घनाभ किस तरह का होता है। घनाभ एक तरह से एक कमरे टाइप का रहता है, तो कमरे में कितने कोने होते हैं अपन जानते हैं। तो निश्चित है कमरे में अपन कोने देखते हैं, 4 ऊपर कोने रहते हैं और 4 नीचे रहते हैं। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो 8 शीर्ष यहाँ घनाभ में होते हैं। चित्र भी यहाँ दिख रहा होगा आपको, बना सकते हैं अपन लोग। तो घनाभ में कितने होते हैं, 8 यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऊपर कोने होते हैं और 4 नीचे, यानी 4 दूनी 8 कोने यहाँ पे होते हैं, 8 शीर्ष यहाँ पे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है। अब ये प्रश्न जो है लघु उत्तरीय है, मतलब इन्हें सॉल्व करना है। अभी तो ओडी टाइप के थे। तो इसमें लिखा है कि 3x + 2 = 13 लिखा हुआ है। इसको हल करना है, मतलब हल करने के लिए चर का मान निकालना होगा। तो हल कैसे होगा, पहले 2 जाएगा इस तरफ, जब 2 उस तरफ जाएगा तो 11 में से 2 घट जाएगा, 13 में से 2 घट जाएगा तो 11 आएगा। तो 3x = 11 आ जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो 3 11 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 11/3। अब 12वां प्रश्न देखते हैं। यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी बाय -5 मीटर है, तो उसके घर से स्कूल और स्कूल से घर के आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि रोहन के घर से स्कूल की दूरी अगर बाय -5 है तो इतनी वहाँ से होगी आने में, तो ये 2 लग जाएगा इस दूरी में, यानी कि हो जाएगा 2 बाय -5, है ना। 2 का गुणा और हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा जब करेंगे 2 बाई आ जाएगा, और 2 पंजे 10, तो 2 बाई ऋण 10 आ जाएगा इसका घर से स्कूल और स्कूल से घर की दूरी। क्योंकि स्कूल से घर की जो दूरी है या घर से जो स्कूल की दूरी है उसका डबल करना पड़ेगा घर पहुंचने के लिए, तो वो उस दूरी का डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 बाई 10 आ जाएगा। 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 13वें प्रश्न में लिखा है कि यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो यह सिंपल सी बात है कि जब अपन इस तरह से दूध और पानी का रेशियो यहाँ देखते हैं, तो 1:3 का रेशियो यहाँ पे दिया है दूध और पानी का। तो इसको अपन लोग दूध x अगर मानते हैं तो जो पानी होगा वो 3x होगा, सिंपल सी बात है। अब 2 लीटर दूध से चाय बनाने की कितनी मात्रा में पानी चाहिए, तो x का मान अगर 2 यहाँ पे रखते हैं अपन लोग, तो यहाँ 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 लीटर पानी हो जाएगा। तो 2 लीटर दूध के लिए पानी की मात्रा 6 लीटर चाहिए होगी अपन को। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है 0.5 और 0 को प्रतिशत रूप में बदलना है। तो जिसको भी प्रतिशत रूप में बदलना होता है उसे उसमें 100 का गुणा करके अपन प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। तो पहले अपन 0.50 को बटे में बदल दिया, यानी कि दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा दी। तो ये काय में बदल गया, पहले बटे में बदल गया, और बटे वाली संख्या को फिर अपन लोग प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो 100 से 100 कट गया और ये 50 रह गया। तो 50% यहाँ पे आएगा। 0.5 और 0 को प्रतिशत में बदलने पर वो 50% होगा। चलिए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब वस्तु को कम में खरीदा जा रहा है और ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो लाभ होने की यहाँ संभावना बनती है। तो 1100 में से जब 1000 कम हो जाएंगे तो क्या बनेगा, लाभ बनेगा। तो पहले लाभ निकालने के लिए अपन जो विक्रय मूल्य है जिसमें बेचा जा रहा है वो विक्रय मूल्य होता है, और जिसमें खरीदा जाता है इस वैल्यू पर वो क्रय मूल्य यहाँ पर होता है। तो 1100 में बेचा जा रहा है और खरीदा 1000 में जा रहा है, तो 1100 में से 1000 कम हो जाएंगे तो 100, यानी 100 रुपये का यहाँ लाभ होता है। लेकिन ये वो लाभ प्रतिशत यहाँ पर
पूछ रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100। लाभ कितना है 100 है, क्रयमूल्य कितना है 1000 है, गुणे 100। ये दो बिंदियों से दो बिंदियाँ कट जाएंगी, 10 से ये 100 कट जाएगा, 10 दाम 100 तो 10 आ जाएगा, यानी कि लाभ जो होगा इसमें इस सवाल के लिए वो 10% होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और देखते हैं अपन लोग यहाँ पर 16 प्रश्न यहाँ पे आता है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज में कोई भी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं, या भैष्ण कोण भी उसे कहते हैं। तो भैष्ण कोण का मान हमेशा क्या होता है, जो उससे जो सुदूर त्रिभुज के कोण हैं उनके ऐड के बराबर हमेशा होता है। तो ये तो पास वाला एंगल है त्रिभुज का और ये दूर वाले एंगल है, तो दूर वाले जो एंगल रहते हैं उनका ऐड के बराबर हमेशा बाह्य कोण का मान होता है। तो 60 और 50 कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। तो 110 यहाँ पे बाहर वाले एंगल का मान आएगा, मतलब x का मान 110 यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज में x का मान कितना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर निश्चित है कि समद्विबाहु है और त्रिभुज में x का मान क्या होता है। चित्र भी बना हुआ है यहाँ पर और x का मान यहाँ पे बीच में ये बना हुआ है और यहाँ पे 45 बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका x का मान पूछा है। अगर ये समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होने पर उनके एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल 45 का है तो फिर ये वाला एंगल भी 45 का यहाँ पे होगा। तो दो एंगल जब 45 के होंगे तो बचा कितना, एक एंगल 90 का बचेगा यहाँ पर। लाइक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो एंगल जब 45 के हो जाएंगे तो 90 हो जाएगा ऐड होकर, 90 घटेंगे 180 में से तो 90 बचेगा यहाँ पे। तो कोण बी का मान जो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बचेगा। ठीक है, x का मान 90 आएगा। अब यहाँ पे 18वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगक्षम है या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है वो। यदि हाँ तो सर्वांगक्षम संबंध को संकेत कीजिए। मतलब अगर सर्वांगक्षम है तो कौन सी बात यहाँ पर, कौन सा वाला नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये अपन को यहाँ पे देखना होगा। त्रिभुज PQR सर्वांगक्षम है या नहीं है, यदि हाँ तो सर्वांगक्षम संबंध बताइए। तो सांकेतिक रूप में अपन लोग यहाँ पे बताएंगे कि वो सर्वांग समता का कौन सा संबंध इसमें लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ये सर्वांग सम देखते हैं तो अपन लोग AB जो है, AB देखो किसके बराबर हो रही है, AB PR के बराबर हो रही है। तो अपन लोग AB को PR के बराबर लिखा है इसके, है ना। और जो BC है वो आपकी PQ के बराबर हो रही है यहाँ पर। ओके, और AC जो है वो अपनी QR के बराबर यहाँ पर हो रही है, AC QR के बराबर यहाँ पर हो रही है। तो अपन देख रहे हैं भुजाओं को करेस्पॉन्डिंग जो भुजाएं हैं वो इक्वल इसमें हो रही हैं। तो मतलब साइड जो कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग क्षमता है वो यहाँ पे लागू हो रही है। मतलब S मतलब भुजा सर्वांग क्षमता यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पूछा था कि कौन सी सर्वांग क्षमता यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे कर रही है भुजा सर्वांग क्षमता यहाँ पे काम कर रही है। और सर्वांग इसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं 19वां सवाल। इसमें लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। तो इसकी एक भुजा दी गई है और संगत इसकी ऊंचाई दी गई है, यानी ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है और जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार के लिए भुजा का काम करेगी यहाँ पर, ऊंचाई कितनी है 3 है, तो आधार गुणित ऊंचाई यानी 4 3 12। तो 12 यहाँ पे इसका मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आएगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान आएगा 12 सेंटीमीटर वर्ग। फिर यहाँ पे 20वां प्रश्न आता है। इसमें लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित है कि पासे को जब फेंका जाता है तो पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। कोई भी संख्या वहाँ पे आ सकती है पासे को फेंकने पर ऊपर वाली फलक पर। तो यहाँ पे 5 को फेंकने की बात चल रही है। तो 5 को जब फेंकेंगे तो 5 को फेंकने की जो घटना होगी वो केवल एक ही होगी। मतलब उसमें कितनी घटना हो सकती है, 5 को फेंकने की एक ही घटना होगी। तो कुल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और कुल घटनाएँ कितनी होंगी, तो कुल घटनाएँ 6 हैं उसके अंदर, कुल घटनाएँ 6 होंगी। तो प्रायिकता जब निकालेंगे तो ऊपर अनुकूल घटनाएँ आएंगी और कुल घटनाएँ नीचे आएंगी। इसका मतलब जो 5 आने की जो घटना है उसमें कितनी नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, और जो कुल घटना है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसका मान अपन यहाँ पे रखेंगे। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या यहाँ पे 1 आ गई थी और कुल घटना यहाँ पे 6 है, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
21वां प्रश्न अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात रुपये 45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? यहाँ पे बताई जा रही है उसने कितना धन उधार लिया था। तो अपन यहाँ पे बात आती है कि 9% वार्षिक दर है, तो अपन ने यहाँ 9% लिख दिया आर का मान, और 45% ब्याज है तो SI का मान 45 हो गया, और टाइम 1 वर्ष है तो वर्ष का मान 1 वर्ष, यहाँ पे टी का मान 1 वर्ष यहाँ पे हो गया। सूत्र अपन जानते हैं कि SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100 होता है। P नहीं है, R का मान 9 है, T का मान 1 है और ये 45 है, तो यहाँ 100 का जब गुणा होगा P का मान निकालेंगे, 100 45 के पास पहुँच जाएंगे और 9 नीचे पहुँच जाएंगे, 9 पना 45 और 100 पंजे 500, तो P का मान यहाँ 500 आएगा, यानी मूलधन P का मान 500 रुपये हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न पे आते हैं, और 22वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि आंकड़ों को दंड आलेख में बदलना है। ये आंकड़े जो दिए गए हैं यहाँ पे 5वीं में कितने विद्यार्थी हैं, 6वीं में कितने हैं, 7वीं में कितने हैं, 8वीं में कितने हैं, 9वीं में कितने हैं और 10वीं में कितने हैं, ये विद्यार्थी अपन को एक दंड आलेख बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहली बात ये है कि जो कक्षाएं हैं उनको अपन लोग क्षितिज में ले लेंगे, और जो विद्यार्थियों की संख्या है उनको अपन लोग ऊर्ध्वाधर ले लेंगे। तो अपन को 135 तक संख्या लेकर ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो खींचनी है। तो इसमें अपन लोग अगर अंतराल लेते हैं, अगर अपन लोग यहाँ से चालू करते हैं 20 का, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से अपन लोग बनाएंगे तो अपन को ये आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो बनाया अपन लोगों ने ये 20-20 का अंतराल लेके अपन लोगों ने यहाँ विद्यार्थियों की संख्या वाला हिस्सा बना दिया ऊर्ध्वाधर, और जो क्षितिज वाला है उसमें अपन लोगों ने संख्याएँ कह सकते हैं कक्षाओं की संख्या यहाँ पे लिख दी। तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने बना दिया। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि 5वीं 135 है, 5वीं में, तो 5वीं वाली जो बिल्डिंग है वो 135 तक यहाँ पे जा रही है, अपन लोग जानते हैं यहाँ पर। तो ये अपन जानते हैं कि 120, 130 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 5वीं वाली देखो 135 तक अपन ने ये इस दंड को 135 तक बड़ा किया है, उठाया है। फिर यहाँ पे 6वीं वाली क्लास का 120 तक दंड जाएगा। 6वीं वाली जो क्लास है उसका देखो अपन ने 120 तक दंड को ले गए उठाकर ऊपर। फिर 7वीं वाली क्लास का 95 है, तो 7वीं वाली क्लास का जो दंड है वो अपन लोग यहाँ 90 से कम लेके आए, 95 तक ये उठा के यहाँ पे ले गए हैं। और ये 8वीं वाला जो दंड है वो 100 तक ले गए। 8वीं वाला जो दंड है वो देखो 100 तक यहाँ पे आया है, देखो 100 तक आया 8वीं वाला दंड, 8वीं क्लास ये 100 तक इसमें दंड ये आ रहा है। और 9वीं वाला जो है 90 तक आ रहा है। 9वीं वाला जो दंड है वो देखो 90 तक यहाँ पे उठ रहा है, अपन देख सकते हैं 100 से थोड़ा कम यहाँ पे हो रहा है। और लाइन वाली कॉपी में और ये साफ सफाई से बन जाता है। 10वीं का जो है 80 है, तो 10वीं अपन देख पा रहे हैं कि 10वीं है वो 80 तक यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से अपन लोग ये नाप के दंडालेख बना सकते हैं। और जो मद है उन्हें अपन लोग एक्स अक्ष पे ले लेंगे, और वाई अक्ष पे खड़ी वाली जो अक्ष खड़ी वाली जो लाइन है उस पर अपन लोग विद्यार्थियों की संख्या लेकर ये दंडालेख बना सकते हैं। तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से अपन लोग ये जो पेपर अपना है 8वीं क्लास का जो 6 मई में आया था, उस पेपर का अपन लोग अगर अध्ययन एक बार करें तो अपन को निश्चित है कि 12 मई के एग्जाम की तैयारी इससे होगी कि किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाने के। वो वाला पेपर भी आपको वहीं से राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से बन के आना है, NCERT का MP में। तो निश्चित है कि आप इसका एक बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का जानकारी मिलेगी, उन प्रश्नों को कैसे करना है। और तो हो सकता है एग्जाम में आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाए हो, तो इस पेपर को आप एक बार देखेंगे, करेंगे अभ्यास, तो निश्चित है आपको 12 मई के एग्जाम में इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।